पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। नमस्कार, राधे श्याम, सीताराम साथियों। आज मंगलवार है और हनुमान जी से प्रार्थना है कि आप सब पर, आप सब ही नहीं, इंक्लूडिंग मी, हम सब पर अपनी अनंत कृपा बनाए रखें। आज की ये क्लास आर्थिकी की लास्ट क्लास है, अंतिम क्लास है, जिसमें बचे हुए जो छिटपुट हिस्से थे उसके, उनको हम लोग कवर करेंगे। तो निमोनिक्स के जरिए इनको याद रखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले खनिज उत्पादन देख लेते हैं। तो ये जो मेरा रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसको समझ लीजिए। ऊपर उत्पादन रहेगा और नीचे भंडारण रहेगा। आप सबको पता है कि जितने भी खनिज हैं वो सब नीचे, यानी कि धरती माता के अंदर हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लौह अयस्क की बात करें तो इसमें उत्पादन सर्वाधिक ओडिशा में होता है, उसके बाद कर्नाटका में होता है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में होता है। भंडारण इसका कर्नाटक में सर्वाधिक है, दूसरा स्थान ओडिशा का है, तीसरा स्थान झारखंड का है। याद रखने के लिए एक ट्रिक है, लौह अयस्क जो है भारत में ओके है, ऐसे याद रखिएगा। तो ओ के ऊपर कर देना और नीचे ओके का उल्टा कर देना, के ओ। ओ फॉर ओडिशा, के फॉर कर्नाटक, फिर नीचे भंडारण हो जाएगा, के फॉर कर्नाटक, ओ फॉर ओडिशा। हेमेटाइट ये भी लौह अयस्क का ही एक रूप है। इसके उत्पादन में ओडिशा पहले स्थान पर है, और जो मैग्नेटाइट है उसके उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पे है, याद रखिएगा। तो ये जैसे लौह अयस्क है और कोयला, इनका कभी कभी क्रम अरेंज करने के लिए दे देता है, ऑर्डर अरेंज करने के लिए दे देता है, इसलिए मैंने आपको 3 स्थानों तक बताया है। तो 3 आपको याद रहे या ना रहे, कम से कम 2 तक जरूर याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कोयला की। कोयला के उत्पादन में उड़ीसा पहले स्थान पे है, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है और झारखंड तीसरे स्थान पर है। ओकज अपान ओजक ऐसे याद रखिएगा। ओ फॉर ओडिशा, सी फॉर छत्तीसगढ़, जे फॉर झारखंड। भंडारण की बात करें, ओडिशा, फिर दूसरा स्थान झारखंड का, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का, मतलब ओजक। और कोयला को याद रखने का एक ट्रिक ये भी है कि उत्पादन और भंडारण में पहला स्थान किसका है। तो कोयला मतलब कोयल, और कोयल क्या करती है, कोयल उड़ती है, ठीक है। उड़ना मतलब ओडिशा, ठीक। झारखंड में कोयले की सर्वाधिक माइंस भी हैं, मतलब खदानें भी सर्वाधिक हैं, ये भी याद रखिएगा। बॉक्साइट की बात करें तो इसके उत्पादन और भंडारण दोनों में ही ओडिशा पहले स्थान पर है। अच्छा, एक छोटा सा लॉजिक आपको ये भी याद रखना है कि जो भी खनिज हैं वो अधिकांश जो हैं वो भारत के इस वाले हिस्से में, पूर्वी हिस्से में पाए जा रहे हैं, खासकर बिहार, झारखंड और ओडिशा। बिहार को भी आप किनारे कर सकते हैं, झारखंड और ओडिशा। बाकी कुछ चीज़ें राजस्थान में पाई जाती हैं, मतलब सारे राज्य इसमें इंक्लूड नहीं हैं। जैसे महाराष्ट्र आपको ना के बराबर मिलेगा। बॉक्साइट अब पंजाब दे दिया जाएगा तो पंजाब भी नहीं होगा, हरियाणा दे दिया जाएगा वो भी नहीं होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोबाल्ट की बात करें तो इसका प्रोडक्शन का तो आंकड़ा नहीं मिला, लेकिन रिजर्व जो है इसके सर्वाधिक ओडिशा में ही पाए जाते हैं। भंडारण सर्वाधिक ओडिशा में है। क्रोमाइट इसका भी सबसे बड़ा उत्पादक ओडिशा है। निकिल का भंडारण सर्वाधिक ओडिशा में है। टिन इसका सबसे बड़ा उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ करता है, सर्वाधिक उत्पादन, और भंडारण जो है इसके हरियाणा में है, ठीक है। अब टिन जो है, टिन छत की तरह काम करती है, छत मतलब 36, ऐसे जोड़कर याद रखिएगा। और टिन की जो छत है वो अक्सर जो जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, उनके रहने के लिए डाली जाती है घरों में। अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे, आपके यहाँ अगर पशुपालन होता होगा तो आपको समझ आएगा कि टीन या छप्पर डालते हैं। तो हरियाणा में आप जानते ही हैं, दूध घी ये सब होता है, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ। तो भंडारण की बात करें तो हरियाणा, जहाँ दूध घी होता है, और दूध घी होता है मतलब मवेशी पाले जाते हैं किसके नीचे, टिन के नीचे, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। मैग्नीज, माँ से मैग्नीज और माँ से मध्य प्रदेश। उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, भंडारण में ओडिशा पहले स्थान पर है। हीरा आपको याद होना चाहिए, गाना भी है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, जैसे भी हो। तो हीरा पन्ना आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश भंडारण और उत्पादन दोनों में ही पहले स्थान पर है। और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हीरा पन्ना की खदानें कहाँ हैं, तो मध्य प्रदेश में है। लिग्नाइट
भंडारण और उत्पादन दोनों में ही तमिलनाडु पहले स्थान पे है। कॉपर की बात करें तो मध्य प्रदेश उत्पादन में पहले स्थान पर है। भंडारण में राजस्थान। खेतड़ी की खान कहाँ है? राजस्थान में। तो भंडारण में राजस्थान पहले स्थान पर है, परंतु उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। सोना कोलार की खान कहाँ है? कर्नाटक में। तो चाहे भंडारण हो चाहे उत्पादन, दोनों में ही कर्नाटक पहले स्थान पे है। और जो सोना है उसमें भी जो प्राथमिक स्वर्ण है उसके अयस्क 44% लगभग बिहार में पाए जाते हैं, ये भी जहन में डाले रखना। परंतु उत्पादन और भंडारण सामान्य सोने का वो कर्नाटक में है सर्वाधिक। चांदी राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है, भंडारण भी इसका वहीं है। ग्रेफाइट की बात करें तो उत्पादन सर्वाधिक तमिलनाडु में होता है और भंडारण इसका अरुणाचल प्रदेश में है। नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है ऐसा जहां ग्रेफाइट सर्वाधिक है। जिप्सम की बात करें तो राजस्थान उत्पादन और भंडारण दोनों में ही पहले स्थान पर है। क्रूड ऑयल की बात करें कच्चे तेल की तो अपतटीय क्षेत्र चाहे उत्पादन हो चाहे भंडारण हो दोनों में पहले स्थान पर है, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, स्टेट पूछा जाएगा। तो क्रूड ऑयल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है, परंतु इसका भंडारण जो है सर्वाधिक असम में है। अभ्रक की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है और भंडार जो है इसके सर्वाधिक आंध्र प्रदेश। ANP का मतलब आंध्र प्रदेश और ARP का मतलब अरुणाचल प्रदेश। अब इसके पीछे लॉजिक मत लगाइएगा कि यार बिहार को BR लिखा जाता है और आप BHR लिखते हैं, ठीक है। प्राकृतिक गैस की बात करें, नेचुरल गैस की, तो इसका भी उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में होता है, भंडारण भी उसी क्षेत्र में है। लेकिन अगर स्टेट की बात करी जाए तो असम में उत्पादन और भंडारण दोनों ही सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर इकट्ठा करके देख लेते हैं। ओडिशा जो है वो काहे के उत्पादन में पहले स्थान पर है। लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, क्रोमाइट, हेमेटाइट। राजस्थान किस किस के उत्पादन में पहले स्थान पर है? अभ्रक, जिप्सम और चांदी। यूरेनियम उत्पादन और भंडारण दोस्तों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मामलों में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। अब खनिज उत्पादन वैश्विक स्तर पर देख लेते हैं। लौह अयस्क की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरा स्थान चाइना का है। भंडारण में भी ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। कोयले की बात करें तो C फॉर कोल और C फॉर चाइना उत्पादन में पहले स्थान पर है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि इंडिया दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया। इंडिया में ही वो बढ़ा दीजिएगा तो आपको तीसरा स्थान मिल जाएगा। अभ्रक इसका प्रोडक्शन सर्वाधिक चाइना में है, रिजर्व इसके इंडिया में है। यूरेनियम की बात करें तो कजाकिस्तान में सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो सेंट्रल एशिया का देश है। और ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भंडार हैं इसके। कैसे याद रखना है? भंडार नीचे होता है तो आप मैप अगर उठा के देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया एकदम नीचे है और कजाकिस्तान इधर है ऊपर, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। सीमेंट की बात करें तो चाइना C फॉर सीमेंट और C फॉर चाइना उत्पादन में पहले स्थान पर है और इंडिया दूसरे स्थान पर है। और सीमेंट का भंडारण तो होता नहीं, आप सबको पता है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस की बात करें तो USA उत्पादन में पहले स्थान पर है और रसिया में भंडारण सर्वाधिक है। सोना सर्वाधिक उत्पादन चाइना करता है और सर्वाधिक भंडारण जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। क्रूड ऑयल की बात करें तो USA पहले स्थान पर है, सऊदी अरेबिया दूसरे स्थान पर है, परंतु भंडार सर्वाधिक वेनेजुएला में है, दूसरा स्थान सऊदी अरेबिया का है। तो दोनों ही मामलों में सऊदी अरब दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और इसको याद कैसे रखेंगे? मैप आप उठाएंगे तो उसमें नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो ऊपर है, उसी में USA है। उसके ठीक नीचे, मतलब धरती की बात हो रही है जहाँ पर कच्चा तेल है, जिसके अंदर कच्चा तेल है, ठीक नीचे साउथ अमेरिका में वेनेजुएला है, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। हीरा की बात करें तो रूस, आप देखेंगे वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा जमी रहती है रूस में, और बर्फ़ जो है एकदम हीरे की तरह चमकती है, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। मतलब ज़्यादा गोरे लोग होते हैं, एकदम हीरे की तरह हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो चाहे भंडारण हो चाहे उत्पादन हो, दोनों ही मामलों में रसिया पहले स्थान पे है। एल्यूमिनियम की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन चाइना में होता है, फिर रसिया में, फिर इंडिया तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। लौह अयस्क में इंडिया का दूसरा स्थान है। चांदी की बात करें तो मैक्सिको करे डिस्को चांदी की पायल पहन के, तो सर्वाधिक उत्पादन मैक्सिको में होता है, परंतु इसके भंडार सर्वाधिक पेरू में है। तो ये पायल पहनेगा कहाँ? पायल पहनेगा अपने पैर में, और पैर कहाँ रखेगा? धरती पर। धरती मतलब भंडारण, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। चाहे तो आप मैप से भी याद रख सकते हैं। मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में है और पेरू वो साउथ अमेरिका में है। इकट्ठा देख लेते हैं यहाँ पर। चाइना एल्युमिनियम उत्पादन में पहले स्थान पे है, कोयला उत्पादन में, अभ्रक उत्पादन में, सीमेंट,
और सोना, इन सब के उत्पादन में चाइना पहले स्थान पे है। तो इस तरह से हम लोगों ने मिनरल्स देख लिए। अब उद्योग क्षेत्र को देखते हैं। उद्योग क्षेत्र में नवरत्न और महारत्न कंपनियों से सवाल पूछ लिया जाता है। तो नवरत्न कंपनियों की अवधारणा जो है 1997 में लाई गई थी, और नवरत्न से छोटे आकार की जो कंपनियां हैं उनको मिनी रत्न कहा जाता है। तो मिनी रत्न और नवरत्न, इन दोनों कंपनियों की अवधारणा जो है 1997 में प्रतिपादित हुई थी, या फिर कहें कि लाई गई थी। और ये कैसी कंपनियां होती हैं? ये ऐसी कंपनियां होती हैं जिन्हें सरकार नेशनल लेवल पर या फिर कहें कि इंटरनेशनल लेवल पर खड़ा करना चाहती है। कुछ सहूलियतें अपनी तरफ से देती है सरकार। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट ही होती हैं, याद रखिएगा, PSU। तो क्या होता है, इनको जैसे निवेश की स्वीकृति लेने के लिए बार बार किसी मंत्रालय या विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो अभी हम आगे देखेंगे कि किसको कितना निवेश बिना सरकार की अनुमति के करने की छूट दी गई है। तो नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 26 वर्तमान में, याद रखिएगा। आप चाहें तो इन सब के नाम देख लीजिएगा। और यहाँ पर आप ये भी देख लीजिएगा कि 26 भी कौन सी है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, IRFC, याद रखिएगा इसको। 26वीं भी याद कर लीजिएगा। और 25वीं IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये सब चीज़ें मैंने आपको नेविगेटर क्लास में कराई हैं। तो ये क्रम भी याद कर लीजिएगा, 25वां और 26वां। और जो नवरत्न कंपनियां होती हैं उनको 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश स्वविवेक से करने की अनुमति होती है। अब बात करें महारत्न कंपनियों की, तो ये आकार में बड़ी होती है, इनका टर्नओवर अधिक होता है। इनकी अवधारणा 2010 में आई थी। इनकी संख्या वर्तमान में 14 है, याद रखिएगा। तो जहां नवरत्न को 1000 करोड़ तक का निवेश स्वविवेक से करने की अनुमति होती है, वहीं महारत्न जो कंपनियां होती हैं उनको 5 गुना ज़्यादा, 5000 करोड़ रुपए तक का निवेश स्वविवेक से करने की अनुमति होती है, याद रखिएगा। और मिनी रत्न कंपनियां छोटी होती हैं, ठीक है। यह भी अवधारणा 1997 में प्रतिपादित हुई थी। एक मिनट यार सब। और इसमें 2 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में वो कंपनियां आती हैं जिन्हें 500 करोड़ रुपए तक का निवेश अपनी मर्जी से करने की अनुमति होती है। वहीं दूसरी श्रेणी की कंपनियां ये तुलनात्मक रूप से छोटी होती हैं, जिनको 250 करोड़ रुपए तक की अनुमति स्वविवेक से करने की होती है। तो इनका आप चाहें तो निवेश वाला जो पॉइंट है वो छोड़ सकते हैं। अब कोर उद्योग की बात करें। पहला सवाल तो यही पूछ लिया जाता है कि भारत में कोर उद्योग में कितने उद्योग आते हैं, ठीक है। कितने उद्योग आते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? 8, याद रखिएगा। ये भी पूछ लिया जाता है। ये 8 कौन कौन से हैं भाई? कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक और इस्पात, सीमेंट और विद्युत। अब आपको जो दूसरा पॉइंट याद रखना है, 2024-25 में सर्वाधिक ग्रोथ किस में हुई है और सबसे कम किस में रही है? तो कच्चे तेल में ग्रोथ जो है सबसे कम रही है, माइनस में चली गई है, सर्वाधिक कमी देखी गई है। और जो इस्पात है, इस सेक्टर में सर्वाधिक ग्रोथ हुई है 6.8% की। तो ये दोनों चीज़ें दिमाग में डाले रखिएगा। अब बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र की। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब आता है। भारत में जो पावर स्टेशंस हैं वर्तमान में पावर स्टेशंस हैं भारत में, उनके द्वारा जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो कितनी है, मतलब उनकी कितनी क्षमता है वर्तमान में? तो लगभग 5 लाख मेगावाट, याद रखिएगा। जो दूसरा पॉइंट है आपको याद रखना है कि देश में कुल गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त जो विद्युत क्षमता है वो कितनी है? तो जो जीवाश्म आधारित जो पावर स्टेशन है, ऐसे मान के चलिएगा, जिनकी 5 लाख मेगावाट है, वहीं जो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत हैं वहाँ से जो बिजली प्रोड्यूस होती है उसकी क्षमता जो है भारत की 2.5 लाख है, याद रखिएगा। तो ये जो पावर स्टेशन है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि जीवाश्म ईंधनों से ही सब काम होता है, न्यूक्लियर एनर्जी से काम होता है, कोयले से काम होता है, वो मैंने आपको याद रखने के लिए बताया है। अब अगला है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व के शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? चाइना पहले स्थान पे है और भारत 5वें स्थान पे है, याद रखिएगा। 5 से पवन और 5 से 5, ठीक, पवन ऊर्जा। दूसरा स्थान अमेरिका का है। तो सबको याद मत रखिएगा, पहला और भारत का स्थान आपको याद ही रहना चाहिए। सौर ऊर्जा क्षमता की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, तो उसके उत्पादन में भी चाइना पहले स्थान पे है, भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की बात करें
तो राज्यों के संदर्भ में देख लेते हैं 31 जुलाई 2025 तक के आंकड़े हैं। तो जो सौर ऊर्जा जो उसकी क्षमता है, स्थापित क्षमता है, वो सर्वाधिक राजस्थान की है, दूसरा स्थान गुजरात का है। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान, रेत है, और जहाँ रेगिस्तान होता है वहाँ पर दिन में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा सौर ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, ऐसे समझिएगा, ठीक है। तो जहाँ पर ज़्यादा सौर ऊर्जा दिन में अवशोषित होगी वही राज्य क्षमता में ऊपर होगा, तो राजस्थान को ऐसे जोड़ लीजिएगा। उसके बगल में ही उसका भैया है गुजरात, वो दूसरे स्थान पे है, बस ऐसे दिमाग में बिठाए रखना। उत्तर प्रदेश का भी नाम याद रखना है, उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 4 जनवरी 2023 को कैबिनेट ने इसके राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। उसके लिए धनराशि कितनी अनुमोदित की गई है? 19,744 करोड़। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो सोलर पार्क हैं उनकी स्थापना करने पर सरकार काम कर रही है, उसके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। कब? 2014 में। तो कहा गया कि इस प्रोजेक्ट के अनुसार 20,000 मेगावाट की क्षमता तक के सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे, परंतु 2017 में यह क्षमता बढ़ाकर डबल कर दी गई है, 40,000 मेगावाट। भारतीय रिजर्व बैंक ने IREDA को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है, ये भी याद रखिएगा। और IREDA का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बता पाओ तो बता देना मेरे दोस्त, इंतजार रहेगा तुम्हारा। यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। इंडिया सोलर जो एनर्जी है या फिर जो सौर ऊर्जा है उसके उत्पादन में इंडिया का तीसरा स्थान है, नवीकरणीय ऊर्जा में चौथा स्थान है, और पवन ऊर्जा में पा से 5 पवन ऊर्जा के उत्पादन में इंडिया का 5वां स्थान है। 2024 तक के आंकड़े हैं। पवन ऊर्जा क्षमता में राज्यों को लिया गया है यहाँ पर। तो गुजरात पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है। कैसे याद रखना है? भारत का जब मैप आप उठाएंगे तो ये गुजरात जो है एकदम अलग से लटका हुआ है, तो यहाँ से भी हवाएं ज़्यादा आएंगी, ठीक है, ऐसे जोड़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हर तरफ से हवाएं यहाँ पर ज़्यादा पहुँचेगी। तो विंड एनर्जी जो पवन चक्की है उसको घुमाने के लिए ज़्यादा हवाएं यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी, तो ज़्यादा हवाएं होगी तो स्वाभाविक है यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी। तो गुजरात पहले स्थान पे है, और ऐसे ही तमिलनाडु यहाँ पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। या फिर ऐसे ना जोड़िए तो ऐसे जोड़ लीजिएगा, एक तरफ गुजरात है, ठीक, वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु है, दोनों में विकर्ण संबंध है। बस 2 ही स्थान तक आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को कब लॉन्च किया गया? जनवरी 2010 को। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग से जो FDI है उसकी कितनी % की अनुमति है? 100% की। रूफटॉप सौर कार्यक्रम के दूसरे चरण की समय सीमा को ये छोड़िए। जनवरी 2016 को अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है उसके मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो वो हरियाणा के गुरुग्राम में। और इसका गठन कब हुआ था ये आप लोग बताइएगा। अब परिवहन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग राज्यवार वितरण देख लेते हैं, दिसंबर 2024 तक के आंकड़े हैं। तो सर्वाधिक जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका नेटवर्क महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। या फिर कहें कि सर्वाधिक राजमार्गों की लंबाई महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश अपना दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का आपको जो राजमार्ग हैं उनकी लंबाई भी याद रखनी है। राजस्थान तीसरे स्थान पर है। बस 3 ही स्टेट याद रखिएगा। अब बात करते हैं, कह रहा है कि भारत का सड़क नेटवर्क, इसमें सभी तरह की सड़कें शामिल हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं। कितना है? 63.45 लाख किलोमीटर, या फिर कहें कि 63.5 लाख किलोमीटर। भारत के सड़क नेटवर्क का विश्व में स्थान है कौन सा? दूसरा। पहला स्थान USA का है। तो ये तो ऊपर बात हो गई पूरे सड़क नेटवर्क की। अब बात करते हैं जो राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज, उनकी लंबाई कितनी है? तो 14,06,195 किलोमीटर, 1,46,195 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम की। तो ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इसके नाम में ही देखिए लगा है राष्ट्रीय राजमार्ग निगम, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। ये कब निगमित हुआ था? तो 2014 में।
वर्तमान में जो जहाज रानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, ये पहले जहाज रानी मंत्रालय का फिर से गठन किया गया है। पुनर्गठन इसका कब हुआ है? तो 2009 में हुआ है। देश में अंतरदेशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, अंतरदेशीय मतलब जो हमारी नदियां हैं उनमें परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम कब प्रतिपादित हुआ? तो वर्ष 2016 में। एक और प्रतिपादित हुआ था, कौन? जीएसटी। आपको ये बताना है कि जो जीएसटी एक्ट 2016 में आया था उसको राष्ट्रपति की मंजूरी किस डेट को मिली? तो इस एक्ट के तहत कुल राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हो गए हैं भारत में? 111 जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत नए जलमार्ग घोषित किए गए कितने? 106। 5 पहले से थे और 6 इस एक्ट के तहत घोषित किए गए, तो कुल 111 हो गए, याद रखिएगा। 5 आप लोग जानते ही होंगे। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली कर्नाटक जो प्लेटफॉर्म है, कर्नाटक में हुबली प्लेटफॉर्म, हुबली जो रेलवे स्टेशन है उसका प्लेटफॉर्म है जो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। पहला रेलवे स्टेशन जिसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। ग्रीन बिल्डिंग मतलब इसकी जो बिल्डिंग है उसका संचालन सोलर एनर्जी से चलता है या फिर ऐसी एनर्जी से उसका संचालन होता है जो पर्यावरण अनुकूल है। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन कहाँ है? गुजरात में। अक्टूबर 2023 में देश की पहली हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड रेल सेवा को नाम दिया गया, क्या? नमो भारत रीजनल रैपिड रेल सर्विस, RRRS। ठीक है, ये कैसी होती है? रीजनल रैपिड रेल सर्विस, जैसा कि नाम से जाहिर है, क्षेत्रीय रैपिड रेल, तेज गति से चलने वाली रेल सेवा। तो आप देखेंगे कि मेट्रो तो एक शहर के अंदर चलती है, लेकिन ये ठीक मेट्रो की तरह है, लेकिन एक शहर के बजाय ये 2-3 शहरों को जोड़ती है, बस ऐसे समझ लीजिएगा। भारत का 18वां रेलवे जोन कहाँ प्रस्तावित है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। अब रेलवे जोन और उनके मुख्यालय देख लेते हैं, खास हैं, उन्हें आपको याद कर लेना है। उत्तर रेलवे का नई दिल्ली में है, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में है। ठीक है, जो दिशा है उसके हिसाब से स्थान को जोड़ लीजिएगा। पूर्व रेलवे का, अब पूर्व का है तो पूर्व किधर होगा भाई? ये इधर कोलकाता में होगा कहीं। दक्षिण पूर्व रेलवे का, वहाँ का भी कोलकाता में ही है। दक्षिण रेलवे का दक्षिण में होगा कहाँ? चेन्नई में। मध्य रेलवे का मुंबई में। पश्चिम रेलवे का उसका भी मुंबई में है। अब पश्चिम रेलवे याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना है, फिर जाके कहीं गुजरात में भटक जाओ कि गुजरात में होगा कहीं, मुंबई में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर। उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में, खूब पूछा जाता है, याद रखिएगा और बाकी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब पर्यटन क्षेत्र को देख लेते हैं। 2023 में भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिए शीर्ष 3 स्रोत देश, मतलब ऐसे कौन से देश हैं जहाँ से सर्वाधिक पर्यटक भारत में आए? तो पहले स्थान पर बांग्लादेश है, हमसे लगा हुआ है इसलिए लोग आसानी से आ जा रहे हैं। दूसरा स्थान USA का है, तीसरा UK का है। तो पहला तो आपको याद ही होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? तो 3 आपको याद नहीं रखने हैं। पहला याद रखिएगा फ्रांस, मतलब दुनिया में ऐसा देश जहां सर्वाधिक पर्यटक पहुंचे हैं, फ्रांस। विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारत के शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं, मतलब ऐसे राज्य जहां पर विदेशी पर्यटक सर्वाधिक आए? तो पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा गुजरात का है, याद रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों में यूपी का पहला स्थान है, ये नहीं, यूपी शामिल नहीं है। घरेलू पर्यटकों की संख्या में भारत के शीर्ष 3 राज्य, अब घरेलू की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, लेकिन विदेशी पर्यटक सबसे पहले महाराष्ट्र में। अब आपको पता ही होगा वहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट भी है, तो सबसे पहले माया नगरी में आदमी पहुँचता है, मुंबई, ठीक, महाराष्ट्र में, और उससे लगा हुआ गुजरात है। आपको पता होगा कि गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक ही थे, इनका गठन किस वर्ष हुआ था ये आप लोग बता दीजिएगा। घरेलू पर्यटकों की संख्या उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। भारतीय पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक किसको देखने पहुंची? तो ताजमहल को। और दूसरा स्थान है सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? ओडिशा में। सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं ताजमहल, ऊपर भारतीय पर्यटकों की बात हुई है, अब विदेशी पर्यटकों की बात कर रहे हैं। ताजमहल को सर्वाधिक देखने पहुंचे हैं, दूसरा स्थान कुतुब मीनार का है। तो भारतीय पर्यटक पहले ताजमहल को देखे, उसके बाद सूर्य मंदिर को देखे हैं। फिर आपको इसमें से और कुछ नहीं पढ़ना है, यही तरीका होता है स्मार्ट तरीके से पढ़ने का। अब
पता लगा खरीद लिए मैगजीन और लगे पूरा पढ़ने। अब बजट की बात करते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26, केंद्रीय बजट और यूपी बजट, अगर इसको आप विस्तार से और आसान तरीके से और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आप 2 वीडियो मैंने उपलब्ध कराई हैं, छोटी छोटी वीडियो हैं, 20 मिनट की लगभग होगी एक वीडियो, उनको देख जाइएगा, वहाँ पर सारे आयाम आपके स्पष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो चीज़ें मैगजीन में हैं मैं उनको बताऊँगा और थोड़ा सा जो संभव हो सकेगा उसको बताऊँगा। केंद्रीय बजट को पेश कब किया गया, पहले तो आपको ये याद रखना है, डेट 1 फरवरी 2025 को। किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। और एक लाइन बोली गई, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है। ये लाइन किस तेलुगु कवि की है? तो गुराजादा अप्पा की है। ठीक है, तेलुगु कवि हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर बजट में आपसे पूछा जाएगा कि बजट में कितने इंजनों की बात की गई है? तो कुल 4 इंजन हैं। कौन कौन से? कृषि, MSME, कृषि से कच्चा माल उत्पन्न होगा। फिर MSME मतलब माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, वहाँ पर कच्चे माल को तैयार किया जाएगा, मतलब दूसरा रूप दिया जाएगा। फिर निवेश, इनमें निवेश की ज़रूरत होगी, और जब निवेश भी MSME में आएगा तो फिर वो निर्यात करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। भारत की यात्रा के 4 शक्तिशाली इंजन, चारों बता दिए। इनमें सुधार को ईंधन के रूप में, समावेशिता को मार्गदर्शक के रूप में। ठीक है, अब ये इंजन है भाई, इसमें कोई ईंधन भी होना चाहिए। तो ये जो 4 क्षेत्र हैं, या फिर कहें कि पूरे भारत में जो सिस्टम है उसमें सुधार किया जाएगा ताकि इन 4 क्षेत्रों में सुधार हो सके। तो सुधार को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, और जो समावेशिता है, सबको शामिल करना, उसको मार्गदर्शक के रूप में। और जो तीसरा पॉइंट है, ये इंजन पहुँचेगा कहाँ? विकसित भारत तक पहुँचेगा। तो विकसित भारत को लक्ष्य के रूप में रखा गया है। प्रथम इंजन के रूप में पहले कृषि को देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। योजनाओं में हम लोग इस योजना को पढ़े हैं। इसमें क्या होगा, 100 जिले पहले चुने जाएंगे, और उन जिलों में क्या होगा, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा। सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। भंडारण को बढ़ावा दिया जाएगा। सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाएगा और लोन मुहैया कराया जाएगा। फिर है ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम। ये भी 100 जिलों में पहले चलाया जाएगा प्रथम चरण में। जो विकासशील कृषि जिले हैं, मतलब जो अग्रसर हैं कृषि के क्षेत्र में, उनमें पहले चलाया जाएगा। तो इस कार्यक्रम में क्या होगा, ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यम विकास, रोजगार के अवसर उनके लिए पैदा किए जाएंगे। मतलब नाम में ही छिपा हुआ है इसका उद्देश्य, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। जो लोग हैं उनको संपन्न बनाना, और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल, उनकी अनुकूलन क्षमता का विकास करना। तो कैसे? उनको रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। उनको कोई फैक्ट्री तो नहीं खोल पाएंगे, छोटी कोई यूनिट या फिर कहीं MSME स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नए रोजगार उसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उत्पादकता में सुधार, भूमिहीन परिवारों के लिए अन्य अवसर मुहैया कराए जाएंगे। तो ये इसका लक्ष्य है। अब सवाल एक बनता है कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ पर खर्च होता है बजट में। तो यहाँ पर पहले हम लोग व्यय को देख लेते हैं। तो सर्वाधिक व्यय जो कर सरकार लेती, केंद्र सरकार, उसमें कुछ हिस्सा राज्यों का भी रहता है। तो जो राज्यों का हिस्सा है टैक्सेस में, उस पर सर्वाधिक खर्च होता है केंद्र सरकार का बजट में से। तो पहला स्थान राज्यों के हिस्से के रूप में चला जाता है। दूसरा स्थान सरकार जो लोन लेती है उस पर ब्याज अदा करती है, तो दूसरा स्थान ब्याज अदायगी का है। तीसरा स्थान जो केंद्र क्षेत्र की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए जो पैसा खर्च होता है उनका तीसरा स्थान है। सब्सिडी पर 6% खर्च होता है। तो ये प्रमुख मदें हैं जो आपको याद रखनी है। रुपया आता कहाँ से है? तो रुपया पूंजी प्राप्तियों से आता है। पूंजी प्राप्तियाँ क्या? जैसे किसी को ऋण दिया था वो वापस मिल गया, या फिर हमने किसी से लोन ले लिया, तो ये सब जो प्राप्तियाँ होती हैं इनको पूंजीगत प्राप्तियाँ कहा जाता है। तो पहला स्थान किसका है प्राप्तियों में? पूंजीगत प्राप्तियों का। दूसरा स्थान किसका है जहाँ से पैसा सर्वाधिक आता है भारत के पास, सरकार के पास? आयकर से, इनकम टैक्स से। तीसरा GST से आता है, और चौथा निगम कर से। निगम कर से 17% आता है, GST से 18% आता है। तो GST को कैसे याद रखना है? 5, 12, 18 और 28 ये इसकी स्लैब थी पहले, अब तो 2 ही रह गई हैं। तो उनमें से एक स्लैब है, उतना % GST से पैसा आता है सरकार के पास। ऐसे जोड़ के याद कर लीजिएगा।
बजट में घोषणा की गई तूर, उड़द और मसूर, ये जो दालें हैं, इन दालों को लेकर आत्मनिर्भरता पाने के लिए 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया जाएगा। तो 3 दालें हैं, 3 दूनी 6 वर्ष का लक्ष्य है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, बीजों का विकास किया जाएगा, जलवायु अनुकूल, प्रोटीन की मात्रा उनमें बढ़ाई जाएगी, फोर्टिफाइड किया जाएगा उनको, उत्पादकता बढ़ाई जाएगी, भंडारण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, लाभकारी मूल्य दिलाया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा और राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन भी शुरू किया जाएगा। मतलब जो उच्च उत्पादकता वाले बीज हैं उनका विकास किया जाएगा। अब कहा गया है बजट में, भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद रखिएगा। 5 वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है, कपास की उत्पादकता को बढ़ाया जाएगा। तो दलहन 6 वर्षीय मिशन है, कपास उत्पादकता वाला जो मिशन है वो 5 वर्षीय है, याद रखिएगा। संशोधित ब्याज योजना इम्पॉर्टेंट है भाई। जो क्रॉप लोन आप लोग लेते हैं, घर में अगर लिया गया होगा तो आपको पता होगा, पहले ये सीमा 3 लाख हुआ करती थी। यदि 3 लाख रुपए तक का ऋण है तो उस पर बैंक की ओर से ब्याज में 4% की छूट मिल जाती थी। इससे ऊपर है तब छूट नहीं मिलती थी। अब इसी सीमा को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। तो 3 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। तो अब 5 लाख तक का अगर आपने क्रॉप लोन बैंक से लिया है तो आपको 7% ब्याज दे होता है बैंक के लिए, परंतु 5 लाख तक का है तो उसमें से 4% छूट मिल जाएगी यदि आपने समय पर उस पैसे को जमा कर दिया है, उस ऋण को निपटा दिया है। तब नहीं किया है तो भाई फिर तो कोई बात ही नहीं है, पूरा देना पड़ेगा। यूरिया की आपूर्ति के लिए नामरूप, कहाँ, असम में, वहाँ पर एक प्लांट स्थापित किया जाएगा। अब दूसरे इंजन के रूप में एमएसएमई को देखते हैं। निर्यात में एमएसएमई का योगदान कितना है, 45% का, याद रखिएगा। 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है यह क्षेत्र। भारत में 1 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड एमएसएमई हैं, ये भी याद रखिएगा। निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना तक बढ़ाया गया है। 1 अप्रैल 2025 से यह प्रावधान लागू भी हो गया है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था और फिर से बता रहा हूँ, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इसमें निवेश कितना होगा, माइक्रो वाले जो यूनिट है आपकी, उसमें निवेश की सीमा कितनी निर्धारित की गई है, 2.5 करोड़, और 2.5 में 4 की गुणा कर देंगे, टर्नओवर 10 करोड़ होना चाहिए, ठीक। तब उसको माइक्रो इंटरप्राइजेज का दर्जा दिया जाएगा, तब उसको सरकार की योजनाओं के लाभ मिल पाएंगे। स्मॉल इंटरप्राइजेज किसे कहा गया है, ऐसा इंटरप्राइज जिसमें निवेश 25 करोड़ का किया गया है और 25 में 4 का गुणा कर दीजिएगा, 25 चौका 100, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ का है, तो उसे स्मॉल इंटरप्राइज कहा जाएगा। फिर मिडिल किसको कहा जाएगा, जिसमें निवेश 125 करोड़ का किया गया है और जिसका टर्नओवर 125 में 4 की गुणा कर दीजिएगा तो 500 करोड़ जिसका टर्नओवर है, उसको मीडियम इंटरप्राइज का दर्जा दिया जाएगा। तो इस तरह से इन शर्तों को अगर कोई इंटरप्राइज पूरा कर रहा है तो उसको सरकार की ओर से दिए जा रहे लाभ प्राप्त हो पाएंगे। अब सरकार क्या कर रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट एक संस्थान स्थापित करेगी। कहाँ, बिहार में। पूर्वोदय में सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप। इससे क्या होगा, नाम से ही जाहिर है, फूड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। फूड सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में काम किया जाएगा। टेक्नोलॉजी को लेके किसानों को कौशल प्रदान किया जाएगा, कुल मिलाकर उनकी आय को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुरू किया जाएगा। और अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है, वर्ष 2023 में कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई थी। कृषि के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT रोपड़ में, धारणीय शहर के लिए IIT कानपुर और स्वास्थ्य के लिए दिल्ली एम्स। इन 3 जगहों पर, 3 स्थानों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई थी। अब 500 करोड़ रुपए के कुल परिवेश से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र और स्थापित किया जाएगा। तो 3 पहले से हैं, एक और स्थापित किया जाएगा एजुकेशन सेक्टर में AI को बढ़ावा देने के लिए।
अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना की जाएगी। डे केयर कैंसर मतलब होता है ना कि कैंसर डायग्नोस्ट ही नहीं हो पाता है। जो गरीब लोग होते हैं यार, मिडिल फैमिली के लोग होते हैं, वो टेस्ट ही इतने महंगे होते हैं कि उनको पता ही नहीं लग पाता है। जब पता लगता है जब कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी ऑनलाइन। उसके लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना को लागू किया जाएगा। पाँच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। बड़ी बात है। जो सरकारी स्कूल आप देखते ही होंगे गांव में क्या हालत होती है, वहाँ पर अटल टिंकरिंग जो लैब्स हैं वो स्थापित की जाएंगी। 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस सेक्टर में, स्किल डेवलपमेंट के, उनकी स्थापना की जाएगी। कितने? 5। ये संख्या याद रखिएगा। फिर है 1 लाख करोड़ की अर्बन चैलेंज फंड स्थापित की जाएगी और इस फंड में 25% की धनराशि सरकार जो है वो अपनी तरफ से लगाएगी और बाकी पीपीपी मॉडल पर इस फंड को तैयार किया जाएगा। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार किया जाएगा। मतलब कोई शहर एक बढ़िया प्रोजेक्ट लेके सरकार के पास पहुंचेगा, अपना प्रोजेक्ट बताएगा, ठीक है, कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे जिससे शहर का विकास होगा, तो सरकार उसका मूल्यांकन करेगी, फिर उसी अनुपात में उसको पैसा दिया जाएगा। अर्बन चैलेंज है एक तरह का, तो जिसकी बढ़िया योजना, जिसका बढ़िया प्रोजेक्ट होगा उसको उतना ही पैसा सरकार की ओर से मिलेगा। 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास जो है किया जाएगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर उनकी स्थापना की जाएगी। जो रिएक्टर होते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं ये लाने ले जाने में सुगम होते हैं और इनमें ईंधन की भी कम ज़रूरत होती है। तो इनके विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन वो शुरू किया जाएगा। वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एक्टिव हो जाएंगे। अगला है सामुदायिक उद्योग के लिए दीर्घावधि वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ रुपए से मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, सामुद्रिक उद्योग, सामुदायिक नहीं सामुद्रिक, तो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड ये स्थापित किया जाएगा। कितना करोड़? 25,000 करोड़। 20,000 करोड़ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, दोनों को याद रखिएगा। केंद्र सरकार मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड में कितना योगदान देगी? 49% का, याद रखिएगा। और ये आवंटन है, इनको आप याद कर लीजिएगा, मैं हाईलाइट करना भूल गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। पीएम किसान के लिए 63,500 करोड़ रुपए। मनरेगा के लिए ये विशेष रूप से याद रखिएगा 86,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए। और इनमें सर्वाधिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2,03,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर स्वामी फंड 2 बनाया जाएगा। स्वामी फंड क्या है? कुछ ऐसे लोग जो संपन्न हैं घर बनाने में, लेकिन कोई बाधा लग गई, कोई खर्च ऐसा आ गया, अप्रत्याशित खर्च ऐसा आ गया जिसके चलते वो घर पूरा नहीं हो पाया, या फिर जो रियल इस्टेट में आपने देखा होगा जो मकान बेचते हैं, फ्लैट बेचते हैं, वो पैसा फंसा लेते हैं, अधूरे प्रोजेक्ट बने रहते हैं, जिससे क्या होता है लोग मकान बना ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों को सहायता करने के लिए सरकार ने, ऐसे लोगों को मकान का स्वामी बनाने के लिए सरकार ने स्वामी फंड गठित किया था, ठीक है, आवास से संबंधित फंसे हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो कहा गया है कि अब स्वामी फंड 2 बनाया जाएगा। इसमें निजी क्षेत्र की भी हिस्सेदारी रहती है, ये भी याद रखिएगा। इनोवेशन में निवेश हो रहा है, तो दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी, ठीक है। कहाँ की जाएगी अभी ये नहीं बताया गया है। अब सवाल बनता है पहला जीन बैंक कहाँ? NVPGR नई दिल्ली में, यहाँ पर स्थापित किया गया था 1976 में। बुनियादी भूस्थानिक अवसंरचना और डेटा कलेक्ट करने के लिए नेशनल स्पेशियल मिशन शुरू किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा, काहे के लिए?
जो भारतीय पांडुलिपियां हैं 1 करोड़ से अधिक, उनको इस मिशन के तहत डिजिटल किया जाएगा। पांडुलिपियां मतलब हाथ से लिखे गए दस्तावेज कागज़ पर या फिर पत्ते पर, इस तरह से उनको डिजिटल रूप दिया जाएगा ज्ञान भारतम मिशन। और भारतीय जो भाषा पुस्तक योजना है उसमें जो पुस्तकें हैं उनको डिजिटल किया जाएगा। तो अंतर समझिएगा, ज्ञान भारतम मिशन और भारतीय भाषा पुस्तक योजना में अंतर को याद रखिएगा। चौथा इंजन निर्यात का है, इसको भी देख लेते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू किया जाएगा जो कि वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधीन काम करेगा। ठीक है, वाणिज्य मतलब व्यापार वाणिज्य होगा वस्तुओं का, और इन वस्तुओं को कौन बनाएगा? एमएसएमई बनाएगा, तो एमएसएमई मंत्रालय इसमें शामिल है। और वित्त मंत्रालय जो कि किसी भी व्यापार के लिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए वित्त मुहैया कराता है, तो वित्त मंत्रालय। तो ये 3 मंत्रालय मिलकर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेडनेट नामक एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसकी स्थापना की जाएगी। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से संबंधित जितने भी काम हैं उन सबको एकीकृत कर दिया जाएगा, उन सबको आसान किया जाएगा। जो भी कागजी कार्रवाई है जैसे परमिट, लाइसेंस, कस्टम क्लियरेंस, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आसान तरीके से मुहैया कराए जाएंगे भारत ट्रेडनेट के जरिए। बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई है, लेकिन एक कंडीशन भी है। ऐसी ही कंपनियों को 100% तक एफडीआई की अनुमति है जो अपने पूरे प्रीमियम का निवेश भारत में ही करेंगी। याद रखिएगा, विदेशी कंपनियां हैं तो जो प्रीमियम प्राप्त करेंगी वो सारा का सारा भारत में ही निवेश करेंगी, तब उनको 100% की छूट मिलेगी। याद रखिएगा। 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट शुरू किया जाएगा। मतलब कौन सा राज्य इन्वेस्टमेंट के लिए मित्र के रूप में काम कर रहा है, मतलब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सुलभ है, उसको लेकर एक इंडेक्स भी जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं जो इनकम टैक्स है उसके संदर्भ में। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। ठीक है, और जो वेतनभोगी करदाता हैं उनके लिए यह सीमा 12.75 लाख हो गई है, ये भी याद रखिएगा। और इनकम टैक्स के लिए नई दरें निर्धारित की गई हैं और नए स्लैब बनाए गए हैं। तो 4 लाख तक पर 0 इनकम टैक्स, याद रखिएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, यार यहाँ पर बात हो रही है कि 4 लाख तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ऊपर बात हो रही है 12 लाख तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा। तो ये मतलब क्या है, संबंध क्या है दोनों में? देखिए, यदि 12 लाख से कम है आपकी आय, ठीक है, तब आपको कोई कर नहीं देना पड़ेगा, कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 12 लाख से ऊपर हुए तब आप पर नीचे वाली शर्तें लागू हो जाएंगी। बस साधारण शब्दों में ऐसे समझिए, 12 लाख से ऊपर हुए तो आप पर ये वाली जो कंडीशन है ये लागू हो जाएगी। फिर 4 लाख पर आप पर कोई कर नहीं लगेगा इनकम टैक्स। 4 लाख से 8 लाख के बीच 5% लगेगा। और इस तरह से आप स्लैब याद कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 4 छंगा 24। ठीक, और फिर 24 लाख से ऊपर, इस तरह से 4 लाख जोड़ते चले जाइएगा। करें कैसे, याद रखेंगे, शून्य वाला छोड़ दीजिएगा। 4 लाख से ऊपर वाला 5 है, फिर 5 में गुणा करते जाइएगा या फिर पहाड़ा पढ़ दीजिएगा। 5 दूना 10, 5 तीन 15, 5 चौका 20, 5 25 और 5 छक्का 30। 24 लाख से ऊपर अगर आपकी आय है तो आपको 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप स्लैब्स और जो रेट हैं, दरें हैं, उन दोनों को आसानी से याद कर पाएंगे। कुछ अन्य प्रमुख तथ्य केंद्रीय बजट के देख लेते हैं। बजट का आकार आपको याद रखना है 50.6 लाख करोड़ रुपए। ठीक, चाहे तो आपको इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं जैसे दिया गया है, 50.65 लाख करोड़ रुपए ये आकार है बजट का। और कहा गया है कि इनमें लगभग 68% जो है वो पूंजीगत प्राप्तियां हैं और 32% जो हैं वो राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां जैसे करों से प्राप्त आय, पूंजीगत प्राप्तियां जैसे किसी से ऋण ले लिया या किसी को दिया गया ऋण वो उसने वापस हमें कर दिया, तो ऐसी प्राप्तियों को पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। तो पूंजीगत प्राप्तियों से लगभग 68%, बचा कितना 32% राजस्व प्राप्तियों से है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। राजकोषीय घाटा खूब पूछा जाता है, अयोग प्रिय प्रश्न यहाँ से बनता है। फिजिकल डेफिसिएट, कुल व्यय और जो कुल आय होती है उसके बीच के अंतर को ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। ये कितना है, 15.69 लाख करोड़ रुपए। जीडीपी का कितना परसेंट है ये भी याद रखिएगा, 4.4%। राजस्व घाटा 5.24 लाख करोड़ रुपए और जीडीपी का कितना है, 1.5%।
प्रभावी राजस्व घाटा, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, जीडीपी का 0.3%। प्राथमिक घाटा, जीडीपी का मात्र 0.8%, याद रखिएगा। तो सबसे कम कौन सा है? प्रभावी राजस्व घाटा। शीर्ष 3 कर राजस्व, अगर करों की बात की जाए तो सर्वाधिक कर किससे प्राप्त हुआ है? इनकम टैक्स से। दूसरा स्थान जीएसटी का है। तीसरा स्थान कारपोरेट टैक्स का यानी कि निगम कर का, ये भी याद रखिएगा। ब्याज भुगतान की बात करें तो विगत वर्षों में ब्याज भुगतान राशि में निरंतर वृद्धि हुई है। स्टेटमेंट बना के तुमको फंसा सकता है। ब्याज भुगतान मतलब सरकार, आपको पता ही है, लोन भी लेती है, फिर उस पर लोन पर ब्याज भी अदा करती है, तो उसमें निरंतर वृद्धि हुई है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष के भी बजट में सर्वाधिक व्यय किस मंत्रालय पर हुआ है? रक्षा मंत्रालय पे, याद रखिएगा, 6,81,210 करोड़ रुपए। दूसरा स्थान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का है। तीसरा रेलवे का है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM जो एक्ट है 2003 में आया था, उसमें कहा गया कि राजकोषीय घाटे को 31 मार्च 2021 तक जीडीपी के 3% तक सीमित किया जाएगा, और अभी आप देख ही रहे हैं 4.4% के आसपास है। इसमें एक उपबंध और किया गया था कि सरकारी ऋण को जीडीपी के 60% और जो केंद्र सरकार का ऋण है उसे जीडीपी का 40% तक सीमित किया जाएगा। तो इन दो स्टेटमेंट को भी याद रखिएगा। और FRBM एक्ट कब आया था? 2003 में, ये भी याद रखिएगा। अगला है, यहाँ पर इकट्ठा दे दिया गया है, देख लीजिए। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% अनुमानित है। राजस्व घाटा 1.5%, प्राथमिक घाटा 0.8%। इन तीन को विशेष रूप से याद रखिएगा। आर्थिक समीक्षा की बात करें तो आपको पता ही है कि आर्थिक समीक्षा जो है, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट प्रस्तुत करने से पूर्व वित्त मंत्री संसद में पेश करते हैं। ये क्या होती है? जो पिछले वर्ष का जो बजट होता है उसमें जो अनुमान होते हैं उनका मूल्यांकन करती है, जो कि वास्तविकता के निकट होते हैं। ये क्या करती है? ये अगले बजट निर्माण हेतु आधार का काम करती है। आर्थिक समीक्षा में किसके आंकड़े शामिल किए जाते हैं? तो NSO के, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के। निर्मला सीतारमण ने कब इसको पेश किया? तो 31 जनवरी 2025 को संसद में पेश किया। ये डेट भी याद रखिएगा। इसमें क्या कहा गया है? स्थिर कीमतों पर बेस ईयर कितना है? 2011-12, याद रखिएगा। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी चेंज हो गई, लेकिन जिस पर बजट तैयार हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित जो आंकड़े दिए गए हैं, तो वो है 2011-12। कीमतों पर भारत की जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है 2025 में, वो 6.4% रहने की उम्मीद है। 2026 में 6.3 से 6.8 के बीच रहेगी। IMF के अनुसार क्या है भाई? 2025 में भारत की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रहने का अनुमान है? 3.3%। अरे यार, भारत की कहाँ, यहाँ पर विश्व की बात हो रही है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 7वीं सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखता है, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं बैंकों के संदर्भ में। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की जो सकल NPA है, NPA आपको पता ही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे ऋण जो 90 दिनों के अंदर उनका भुगतान नहीं हो पाता है, उनको NPA घोषित कर दिया जाता है। तो कहा गया है कि सितंबर 2024 के अंत में जो NPA हैं वो उनकी सीमा जो है घटकर 2.6% हो गई है। ठीक है, और यह विगत 12 वर्षों का निम्न स्तर है, ये भी याद रखिएगा। जो ऋण है उसका 2.6% NPA हो गया है। अगला है, निर्यात की तुलना में समग्र आयात में अधिक उल्लेखनीय वृद्धि के कारण समग्र व्यापार घाटा बढ़ा है। कितना हो गया है? लगभग 80 बिलियन US डॉलर। 2025 में व्यापार घाटा कितना है? 80 बिलियन डॉलर। व्यापार घाटा होता क्या है? जब हमारे आयात निर्यात की तुलना में अधिक हो जाते हैं तो इसे व्यापार घाटा कहा जाता है। अगला क्या है पॉइंट? दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा क्षेत्र के वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 10%। और भारत का स्थान पूरी दुनिया में दूसरा है इन सब चीज़ों के निर्यात में, ये भी याद रखिएगा। दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 640 बिलियन डॉलर। भारत वैश्विक स्तर पर कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है, याद रखिएगा। भारत शिपिंग जहाज़ों का
शीर्ष निर्यातक है। 2047 तक विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए भारत को अगले एक दशक तक 8% की ग्रोथ रेट हासिल करने की ज़रूरत है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और इस वृद्धि दर को प्राप्त करने हेतु निवेश को जीडीपी का 35% तक बढ़ाना होगा। तो 8% ग्रोथ रेट और निवेश जीडीपी का 35%, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आईएमएफ का पूर्वानुमान है कि भारत की वित्त वर्ष 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी और 2030 तक भारत $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। वैश्विक जनसंख्या वर्ष 2022 में 8 बिलियन हो गई है। शहरीकरण की दर जो है वो कितनी हो गई है? लगभग 57% हो गई है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, दिमाग में बिठाए रखना। एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए 50,000 करोड़ का सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड स्थापित किया गया है। 50,000 करोड़ रुपए के साथ किसके लिए? एमएसएमई की सहायता के लिए। इसमें सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए की सहायता की गई है। बाकी जो पैसा है 40,000 करोड़ रुपए वो निजी इक्विटी या फिर निजी कंपनियों से जुटाया जाएगा, निजी क्षेत्र से जुटाया जाएगा। 2024 में वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 16% है और जो कृषि क्षेत्र है वह 46% आबादी को सहयोग प्रदान करता है। तो दोनों ही आंकड़े याद रखिएगा, 16% और 46%। एक प्रमुख वैश्विक अनाज उत्पादक के रूप में भारत का विश्व के कुल उत्पादन में 11.5% का योगदान है। महाराष्ट्र अंगूर उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अंगूर के कुल उत्पादन में अकेले 67% की हिस्सेदारी दिखाता है। गैर जीवाश्म स्रोतों से 2,13,701 मेगावाट की संस्थापित बिजली उत्पादन क्षमता जो है वो स्थापित की गई है, जो 2030 तक 50% तक पहुंच जाएगा। और इससे क्या होगा? 30 नवंबर 2024 तक कुल क्षमता का 46, यार ये क्या हो गया इसमें? भारत ने एक लक्ष्य स्थापित किया है कि 2030 तक हमारी जो बिजली उत्पादन क्षमता है वो 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से तैयार होगी, लेकिन हमने 46% जो है 46.8% नवंबर 2024 तक ही प्राप्त कर लिया। बस ऐसे याद रखिएगा। वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 तक सामाजिक सेवाओं में व्यय में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2015 से 22 के बीच स्वास्थ्य व्यय में बढ़ोतरी हुई है, 48% की बढ़ोतरी हो गई है। 29% से लेकर 48% हो गया स्वास्थ्य व्यय। इससे क्या हुआ? जो लोगों की जेब है उसका जो खर्च स्वास्थ्य पे होता था वो अब 62% से घटकर 40% हो गया है। तो लगभग 50% की वृद्धि हुई है, 40% की बचत हुई है। बेरोजगारी दर 2017-18 में जो 6% हुआ करती थी वो 2023-24 में घटकर 3.2% रह गई है। पर कैपिटा इनकम्स की बात करें तो शीर्ष 3 राज्य, सिक्किम पहले स्थान पर है, गोवा दूसरे स्थान पर है। तो पहला और दूसरा विशेष रूप से याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में यह इनकम कितनी है? 84,126 रुपये। बिहार वाले अपना याद कर लें। अगला है स्थिर कीमतों पर भारतीय अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ रेट है वो 2025-26 में कितनी रहेगी? 6.3 से 6.8% के बीच। नेट पर कैपिटल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ सर्वाधिक तेलंगाना में, ठीक, और यूपी में कितना है? 13.6%। सकल घरेलू बचत 2022-23 में 30.2, जीडीपी का 30.2% है, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं शीर्ष निर्यात देशों की। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका को सर्वाधिक निर्यात करता है। दूसरा देश संयुक्त अरब अमीरात है। तो दोनों में यूएसए है पहले स्थान पे और यूएई है, दोनों यू से स्टार्ट हो रहे हैं। नीदरलैंड तीसरे स्थान पर है। आयात हम सर्वाधिक चाइना से करते हैं, दूसरा स्थान रूस का है। यूपी बजट देख लेते हैं कब प्रस्तुत किया गया? तो 20 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया। किसने? वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना। आकार कितना है? 80, 27, 36, 8,08,736 करोड़ रुपए, या फिर कहें कि 8.08 लाख करोड़ रुपए। 25-26 का जो बजट है पिछले बजट की तुलना में कितना अधिक है? तो 9.82%।
इस बजट में कितने रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं? तो 28,478 करोड़ रुपए की। और जो यूपी का बजट है उसमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी याद रखिएगा 2021-22 से। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किस किस में है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के कार्यान्वयन में, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड बनाने में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के मामले में यूपी का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश के बजट से सर्वाधिक खर्च किस पे होता है? ब्याज अदायगी पर। राज्य सरकार के स्वयं के कर राजस्व की प्रमुख मदें। सर्वाधिक राजस्व जो है वो यूपी का जीएसटी से आता है, दूसरा स्थान भू राजस्व का है। फिर है ये जो बजट है इसका लक्ष्य है $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का, जिसके लिए सरकार ने कितने क्षेत्रों की पहचान की है? 10 क्षेत्रों की। नीति आयोग ने राजकोषीय स्थिति के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें यूपी को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, जिसमें यूपी का स्कोर जो है वो बढ़कर कितना हो गया? 45.9। ये क्वेश्चन आया था इसमें समीक्षा अधिकारी में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय बढ़कर कितना हो गया? 6.5%। पिछले 18-19 में 4.9 था, जो बढ़कर अब कितना हो गया? 6.5%। ये भी याद रखिएगा। राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, जो महाराष्ट्र के बाद देश में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पे है। स्वयं के करों से सर्वाधिक पैसा महाराष्ट्र इकट्ठा करता है, दूसरा स्थान यूपी का है। अब यूपी का राजकोषीय घाटा कितना है? ये भी याद रखिएगा 91,399 करोड़ रुपए, जो कि उसकी जीडीपी का 2.97% है। ये भी याद रखिएगा। राज्य की जो ऋणग्रस्तता है वो घटकर 30.4% हो गई है, मतलब कमी दर्ज की गई है। अगला है राज्य की जीएसडीपी। जैसे केंद्र की जीडीपी होती है वैसे ही राज्य की जीएसडीपी होती है, वो 27.51 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। ये भी याद रखिएगा। जीडीपी वृद्धि दर के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर है। इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है? 11.6% रही, याद रखिएगा। जहां देश की 9.6% है, वहीं उत्तर प्रदेश की 11.6% रही है। मतलब जो केंद्रीय ग्रोथ रेट है, मतलब भारत की जो ग्रोथ रेट है उससे अधिक ग्रोथ रेट किसकी है? यूपी की। अगर स्टेटमेंट बना दे तो फंसना मत। राज्य की प्रति व्यक्ति जो आय है वो बढ़कर कितनी हो गई है? 65,660 रुपये। ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 को राज्य में जीरो पॉवर्टी अभियान प्रारंभ किया गया। ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। 2 क्वेश्चन मैंने यूपी बजट में कराए थे। एक तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स वाला जिसमें स्कोर पूछा गया था 45.9, उसको जाके चेक कर लीजिएगा। और इसको दोनों ही क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में पूछे गए हैं। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,25,000 रुपये के स्तर तक लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत किसकी मूलभूत आवश्यकताएं? ग्राम पंचायत के निर्धनतम परिवारों की, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन बना सकता है कि जो जीरो पॉवर्टी मिशन है यूपी का, उसके तहत ग्रामीण परिवारों की आय को कितना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1,25,000 रुपये। यूपी के जो कृषक हैं उनको गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने के लिए एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ की गई। कब? 2017 में। औसत गन्ना उत्पादकता पहले 72 टन हुआ करती थी, वो अब बढ़कर 25 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। तो पिछली जो भी रही हो, लेकिन वर्तमान वाली आपको याद रखनी है, 85 टन प्रति हेक्टेयर। महिलाओं से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, अब युवाओं की बात करते हैं। शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 2024-25 में, याद रखिएगा 2024-25 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो युवा हैं उनको गारंटी मुक्त ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है इस अभियान के तहत, जिससे उन्हें कोई उद्यम शुरू करने की मदद मिल सके। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो युवा उद्यमी विकास अभियान है वो क्या है? गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त, कोलेटरल फ्री और इंटरेस्ट फ्री ऋण जो है वो उपलब्ध कराएगा और प्रतिवर्ष 1 लाख नए
माइक्रो जो इंटरप्राइजेज हैं उनकी स्थापना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। रोजगार की बात करें तो मनरेगा 2024-25 में 26 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जनवरी 2025 तक 27.40 करोड़ मानव दिवस वो सृजित किए गए हैं। मतलब इतने दिनों का काम जो है जो मनरेगा श्रमिक हैं उन्हें मिला है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बन सकता है लक्ष्य से अधिक प्राप्ति हुई है, लक्ष्य से अधिक प्रदर्शन हुआ है मनरेगा का। मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता 42% है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत जो श्रमिक हैं उनकी कुल दो बालिकाओं के विवाह के लिए सरकार आर्थिक मदद वो मुहैया करा रही है कन्या विवाह सहायता योजना के तहत। यदि वो कन्या स्वजातीय विवाह करती है तो सरकार 55,000 रुपये की आर्थिक मदद करेगी, और यदि अंतरजातीय विवाह मतलब दूसरी जाति में विवाह, तब सरकार की ओर से 61,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 44 सरकारी हैं और 36 निजी क्षेत्र के हैं। अब योजना और उनको लेके कितना धन आवंटित किया गया है उसको ध्यान में रखिएगा। मनरेगा को देख लीजिएगा 5,372 करोड़ रुपए, और ज़्यादा कुछ तो नहीं मुझे सही लग रहा है इसमें, मतलब इम्पॉर्टेंट लग रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जो युवा उद्यमी विकास अभियान है इसके लिए जो आवंटन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1,000 करोड़ रुपए। तो 1 लाख माइक्रो इंटरप्राइजेज की स्थापना और 1,000 करोड़ का प्रावधान, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 8 डेटा सेंटर पार्क्स की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 कब प्रख्यापित हुई थी? 2024 में, वर्ष याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए डेडिकेटेड प्रावधान आरंभ करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है, ये भी याद रखिएगा। राज्य में 8 स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्रों की स्थापना के लिए प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का केंद्र मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में पीजीआई लखनऊ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आईआईटी कानपुर, और ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो भी आईआईटी कानपुर परिसर में ही स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। तो 8 में से 3 स्थापित हो गए हैं। राज्य में 5 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित हैं, ये भी याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें से 4 क्रियाशील हैं और जेवर वाला जो है अभी क्रियाशील अवस्था में नहीं है। राज्य में वृक्षादन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% है, 9.96% है। राज्य में बाघों की संख्या जो 2018 में 173 थी, 2022 में बढ़कर 205 हो गई। जनपद गोरखपुर में केपीआरगंज रेंज में पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ भी देख लेते हैं कि रुपया कहाँ से आता है। तो सर्वाधिक रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को कहाँ से मिलता है? केंद्रीय करों में राज्यों की भागीदारी, 1 मिनट, उसमें तो 32% मिलता है। स्वयं का कर राजस्व 37% वहाँ से आता है। और सर्वाधिक खर्च किस पे होता है भाई? सर्वाधिक खर्च जो है पेंशन, पूंजीगत परिव्यय, इसमें देख लीजिए, पूंजीगत परिव्यय पर सर्वाधिक खर्च होता है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये बिहार का बजट है, इसको छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट मिल जाए। भारत का विदेशी ऋण मार्चांत 2025 का आंकड़ा है, कितना हो गया है? 736 बिलियन $। विदेशी ऋण और जीडीपी अनुपात कितना है? 19.1%, ये भी याद रखिएगा। और ये जो ऋण है इसमें क्या क्या शामिल है? सर्वाधिक अमेरिकी डॉलर, फिर भारतीय रुपया, फिर जापानी येन, ऊपर के 3 याद रखिएगा। यूरो का योगदान सबसे कम है। अब इंडेक्सेस को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला पंचायत उन्नति सूचकांक इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये पहला है। किस वर्ष के लिए जारी किया गया? 2022-23 के लिए। किसने जारी किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया है। पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो गुजरात और महाराष्ट्र को समग्र रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इन 2 राज्यों की जो पंचायतें हैं उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। यूपी की कोई पंचायत शामिल हुई है? तो धनोहरी ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश की। फिर है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, कौन इसको तैयार करता है? तो टाटा ट्रस्ट।
कानून को लागू करने के मामले में कर्नाटका पहले स्थान पे है बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में सिक्किम पहले स्थान पे है, याद रखिएगा। वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट कौन जारी करता है? वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद। पहला स्थान चाइना का है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, और भारत को जो है वो चौथा स्थान हासिल हुआ है। छठा राज्य खाद्य सूचकांक 2023-24 किस क्रम का है? छठा है। जारी कौन करता है? फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? केरल को। फिर है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, जारी कौन करता है? नीति आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अचीवर श्रेणी में ओडिशा को पहला स्थान हासिल हुआ है। परफॉर्मर श्रेणी में तमिलनाडु को पहला स्थान हासिल हुआ है। बिहार भी परफॉर्मर श्रेणी में ही रखा गया है। आकांक्षी श्रेणी में शीर्ष राज्य जो है वो केरल है, याद रखिएगा। और सबसे खराब जो परफॉर्मेंस है वो किसकी है? पंजाब की, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वैश्विक भूख सूचकांक जारी कौन करता है? तो हंगर हिल्फ एक संस्था है, वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ। तो हंगर इंडेक्स है, तो हंगर नाम से ही इसका जो संगठन है जारी करता, उसको भी जोड़ के याद रखिएगा। भारत को 105वां स्थान हासिल हुआ है, शीर्ष पर बेलारूस है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, जिसके तहत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1965 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका तुम बता देना कहाँ है। इंडिया की रैंकिंग 130वीं है, और इसी के तहत जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया, उसमें भी इंडिया की रैंक जो है वो 130 है, याद रखिएगा। अच्छा, 130वीं रैंक के साथ इंडिया किसके साथ इसको साझा कर रहा है? तो बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश और इंडिया दोनों को संयुक्त रूप से 130वां स्थान हासिल हुआ है। पहला स्थान आइसलैंड का है। क्रिप्टो एडाप्शन इंडेक्स 2024, मतलब कौन सा देश क्रिप्टो करेंसी को कितनी तेज़ी से एडाप्ट कर रहा है? तो इसको जारी कौन करता है? चाइनालिसिस एक संस्था है, उसमें इंडिया को पहला स्थान हासिल हुआ है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक बीपो जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया का स्थान 39वां है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसी के तहत जारी किया गया है, याद रखिएगा। ऊपर हमने ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स देखा है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें स्थान 130वां है भारत का, लेकिन जो जीजीआई है जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, इसमें भारत का स्थान 131 है। आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर है। तो जो लोग महिला और पुरुष दोनों को लेकर जमे रहते हैं बर्फ़ की तरह, मतलब समान व्यवहार या फिर समान नज़रिया रखते हैं, तो वो लोग कहाँ के हैं? आइसलैंड, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो जर्मन बाच, जलवायु को अच्छा बाच करना रहेगा तभी तो उसके परफॉर्मेंस को देख पाओगे, तो इसको कौन जारी करता है? जर्मन बाच। और एक न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है, ये दोनों मिलकर इसको जारी करते हैं, तो उसमें भारत की रैंक 10वीं है। शीर्ष 3 पर कोई देश नहीं है, ये भी याद रखिएगा। पहला स्थान डेनमार्क को हासिल हुआ है, मतलब चौथा स्थान। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, उसमें भारत का 41वां स्थान है। अच्छा, आप देखेंगे कि जो पहला स्थान इंडेक्स में रखते हैं वो देश प्रायः स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क यही रहते हैं, तो थोड़ा दिमाग में सेट रखिएगा। वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2025 89वां स्थान है भारत का। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 कौन जारी करता है? येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, दोनों मिलकर जारी करते हैं। इसमें 176वां स्थान भारत को हासिल हुआ है, तो एकदम ज़्यादा स्कोर याद रखिएगा। अभी तक हम लोग 176 स्कोर नहीं देखे हैं। एस्टोनिया को पहला स्थान हासिल हुआ है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जारी किया गया है, ग्लोबली जो सिटीज़ हैं उनके आधार पर, तो उनमें भारत में बेंगलुरु पहले स्थान पे है। पूरी दुनिया में सिलिकॉन वैली जो कि यूएसए में है वो पहले स्थान पे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है। अच्छा, प्रेस कब फ्रीडम युक्त रहेगी? तो जब रिपोर्टरों के लिए कोई बॉर्डर नहीं होगी, तो ऐसे जोड़ के याद रखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत का स्थान 151वां है, नॉर्वे पहले स्थान पे है। फिर वैश्विक सैन्य खर्च, उस पर सिपरी ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत को 5वां स्थान हासिल हुआ है। सेना पर जो खर्च है उसके मामले में पहले स्थान पर यूएसए है।
ऐसे ही शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, वो भी सिपरी ने जारी की है, जिसमें कहा गया है कि हथियारों का सबसे बड़ा आयातक यूक्रेन है, दूसरा स्थान भारत का है। इसी में कहा गया है कि सबसे बड़ा निर्यातक यूएसए है, आप सबको पता भी होना चाहिए, दूसरा निर्यातक फ्रांस है। यही हथियार पहले लड़ाई कराता है, फिर हथियार जो है खपाता है उन्हीं देशों में। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 कौन जारी करता है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। और UNHDSN यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, इसमें 118वां स्थान हासिल हुआ है भारत को। तो भारत में रावण वाली संस्कृति है, ठीक है। तो रावण पुरानी जो रामायण है उसको देखिएगा, तो उसमें जब हंसता है रावण तो कैसे अट्ठाहस हा 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 करके हंसता है। तो अट्ठाहस मतलब 18, 118वां स्थान हासिल हुआ है। और जो फन करता है वो है फनलैंड, जो फन करेगा वही प्रसन्न रहेगा। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में 118वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है और फनलैंड पहले स्थान पे है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, उसमें भारत को स्थान जो है वो 43वां प्राप्त हुआ है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। भारत को 96वां स्थान हासिल हुआ है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा कहाँ है? बर्लिन। बर्लिन किस देश की राजधानी है? तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग, उसमें भारत को 58वां स्थान हासिल हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक जारी कौन करता है? इंटर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो जहाँ पीस की बात हो रही होगी जिस संस्थान में, वही ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी करेगा। तो 115वां स्थान हासिल हुआ है इंडिया को। और जहाँ लोग जमे रहते हैं तो वहाँ पीस तो होगी। और ऐसा देश क्या कहा जाएगा जहाँ लोग जमे रहते हैं? आइसलैंड। इन्हीं लोगों का नज़रिया रहता है स्त्री और पुरुष को लेकर समान। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें भी आइसलैंड पहले स्थान पर है और इंडिया का स्थान 131 है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, 71वां स्थान हासिल हुआ है। जारीकर्ता को विशेष रूप से याद रखिएगा। सतत विकास रिपोर्ट, इसे कौन जारी करता है? UNHDSN। तो हैप्पीनेस इंडेक्स को जो जारी करता है UNHDSN, वही सतत विकास रिपोर्ट को भी जारी करता है। उसमें भारत का स्थान 99वां है। सतत विकास जो डेवलपमेंट है, सतत विकास जो लक्ष्य हैं उनके आधार पर रैंक जारी की गई, उसमें 99वां स्थान हासिल हुआ है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, तो ऊपर देखिए, ऊपर पीस की बात हुई है और इस पीस को भंग कौन करता है? आतंकवाद। तो पीस को लेकर जो इंडेक्स है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। ऐसे ही जो आतंकवाद से पीस भंग होती है, शांति भंग होती है, उसको लेकर इंडेक्स भी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ही जारी करता है। तो आतंकवाद सूचकांक और शांति सूचकांक दोनों विरोधी हैं, दोनों को ही इंस्टीट्यूट ऑफ पीस जारी करता है, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। तो भारत की रैंक 14वीं है, अभी 13वीं होना बाकी है। भारत अभी 14वें स्थान पर है। पहले स्थान पर बुर्किना फासो है, ठीक है। बुर्किना फासो, आपने देखा होगा कि जो आतंकवादी होते हैं वो कट्टर मतलब अज्ञानी होते हैं, सब तो इस्लाम को मानने वाले नहीं होते हैं आतंकवादी, लेकिन अधिकतर होते हैं। तो उन पे क्या होता है? उनको बुर्के में फांस लिया जाता है। तो कहाँ फांसा जाता है? बुर्किना फासो। तो आतंकवाद सूचकांक में बुर्किना फासो पहले स्थान पे है, दूसरा स्थान पाकिस्तान का है। बुर्के में फांस के उनको बरगला दिया जाता है और मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 128वां है। सिंगापुर पहले स्थान पे है। बर्ड गिविंग इंडेक्स, इसमें 26वां स्थान है भारत का। इंडोनेशिया पहले स्थान पे है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है, भारत का स्थान 38वां है। बाकी ये फसलों से संबंधित आंकड़े हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब वन स्थिति रिपोर्ट की बात करते हैं। इसको भी यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो एक वीडियो है 20-22 मिनट की, उसको देख लेना, बहुत अच्छे से कराया है। देहरादून स्थित, अच्छा ये 2023 है वन स्थिति रिपोर्ट 2023। और जारी कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कब जारी करता है? प्रत्येक 2 वर्ष पर। पहली कब जारी हुई थी? 1987 में। इस बार वाली किस क्रम की है? तो 18वें क्रम की है। कब जारी हुई? 21 दिसंबर 2024 को। किसने जारी की? जो भूप के इंद्र हैं, भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, उन्होंने इसे जारी किया। इसमें बताया है कुल वनावरण, वनावरण मतलब जो वन, इकट्ठे पेड़ों का जो समूह है उसको वनावरण कहा गया है। और जो गली में, खेतों के किनारे पे जो वृक्ष होते हैं उन्हें कहा गया है वृक्षावरण।
तो जो देश में कुल वनावरण है वो कितना है? 71.53 मिलियन हेक्टेयर या फिर 7,15,342 किलोमीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल का कितना है? 21.76%, इसको याद रखिएगा। वनावरण और वृक्षावरण कितना है? 25.17%। इसमें वृक्षावरण भी इंक्लूड है। अभी हम लोग इसको आगे देख लेंगे कि वृक्षावरण है कितना। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 1/3 मतलब 33.33% पर वन अथवा वृक्षावरण होना आवश्यक है। पहाड़ी क्षेत्रों में बचा हुआ हिस्सा 66.67%। फिर है ISFR 2021 और 2023 के बीच वृद्धि हुई है वनावरण में या कमी हुई है? तो जवाब है वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी? 156 किलोमीटर स्क्वायर की। तो इस तरह से स्टेटमेंट बना के तुमको फंसा सकता है। वृक्षावरण कितना? 1,12,014। तो मोटा मोटी याद रखिएगा 7 लाख हेक्टेयर, 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर वनावरण है और 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है वो वृक्षावरण है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षावरण कितना है? 3.41। वृक्षावरण कितना था? 21.76%। उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में वनावरण में कमी दर्ज की गई। याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के फंसा सकता है। कितने की कमी दर्ज की गई है? 327 किलोमीटर स्क्वायर की। मैंग्रोव कवर में भी कमी दर्ज की गई है। कितनी? 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की। 17 यूटी या फिर स्टेट्स ऐसे हैं जिनका 33% एरिया, जो वन नीति है, राष्ट्रीय वन नीति, उसके हिसाब से 33% एरिया जो है वो वनाच्छादित है। और इनमें से 17 में से 8 ऐसे हैं जिनका 33% नहीं 70% एरिया वनाच्छादित है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। अब वनावरण और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य ने दर्ज की है? तो छत्तीसगढ़ ने। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। वैसे तो छत्तीसगढ़ से काम चल जाता, क्योंकि यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो उत्तर प्रदेश भी याद रखना है। कितनी वृद्धि हुई है? लगभग 560 किलोमीटर स्क्वायर की। मैंग्रोव की बात करें तो मैंग्रोव का आवरण जो है सर्वाधिक आंध्र प्रदेश, मैंग्रोव आवरण जो है सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में है। यार आंध्र प्रदेश कहाँ से हो जाएगा? सर्वाधिक मैंग्रोव आवरण 1164 हाँ, चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही थी। सर्वाधिक जो है वनावरण कहाँ से? मैंग्रोव आवरण पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। दूसरा स्थान गुजरात का है। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। वन क्षेत्र की बात करें पूरी दुनिया में तो रूसी संघ पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है और भारत चौथे स्थान पे है। भारत 10वें स्थान पर है। वन स्थिति रिपोर्ट पर एक वीडियो है, उसको जब आप देखेंगे अच्छे से तब चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर पूरा दिया गया है कि भारत में वनावरण और वृक्षावरण झाड़ियों सहित कितना है। तो झाड़ियाँ कितनी हैं भारत में? 1.33%। वृक्षावरण अभी हमने पीछे पढ़ा 3.41% पूरे भारत के क्षेत्रफल का, और 21.76% क्या है? वनावरण। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य ने दर्ज की है? मिजोरम ने। एक ही राज्य याद रख लीजिएगा, काम हो जाएगा। और वनावरण में सर्वाधिक कमी मध्य प्रदेश ने दर्ज की है। तो सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम, सर्वाधिक कमी मध्य प्रदेश, दोनों माँ से हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है, जबकि यहाँ पर सर्वाधिक कमी भी दर्ज की गई है, फिर भी वनावरण सबसे ज़्यादा है एरिया की दृष्टि से। फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। तीनों का क्रम याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया है एरिया के हिसाब से। तो ऊपर हो गया मैक मतलब M फॉर मध्य प्रदेश, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, C फॉर छत्तीसगढ़। मैक अपान मैम, ऊपर हमने पढ़ा है एरिया की दृष्टि से, और नीचे जाएंगे परसेंटेज की दृष्टि से। तो हो जाएगा सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम हो जाएगा, A फॉर अरुणाचल हो जाएगा और M फॉर मेघालय हो जाएगा। तो जो नीचे वाले राज्य हैं वो तीन के तीनों नॉर्थ ईस्ट के हैं, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, चाहे एरिया की बात कर ली जाए चाहे परसेंटेज की बात कर ली जाए, याद रखिएगा। तो मैक अपान मैम ट्रिक याद रखिएगा, इसको हम लोग फिर से पढ़ ले रहे हैं। परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण मैक अपान मैम बताया था ना मैंने, M फॉर मिजोरम, A फॉर अरुणाचल और M फॉर मेघालय। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक वृक्षावरण परसेंटेज की बात करें तो सर्वाधिक केरल में है। तो एरिया की दृष्टि से महाराष्ट्र, परसेंटेज की दृष्टि से वृक्षावरण
कहाँ है सर्वाधिक, वो केरल में है। और वनावरण सर्वाधिक एरिया की दृष्टि से मध्य प्रदेश, और परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण मिजोरम। सर्वाधिक कमी वनावरण में कहाँ दर्ज की गई, मध्य प्रदेश में, और सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में। वृक्षावरण और वनावरण दोनों को जोड़ दिया गया, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर मतलब वनावरण और ट्री कवर मतलब वृक्षावरण, दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो सर्वाधिक एरिया मध्य प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का पहले और दूसरे स्थान पर रहेंगे। और दोनों को जोड़कर यदि परसेंटेज की बात कर ली जाए तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इसको याद रखिएगा। ऊपर के दो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, मैक अपान मैम, मैक अपान मैम, जो वनावरण को डिनोट करते हैं, उन्हीं में से शुरुआत के दो पकड़ लेना, माँ। तो इन दो को पकड़ोगे तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों निकल आएंगे जो हम लोग अभी पढ़े हैं। सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण प्रतिशतता वाले ये हम लोग कर ही चुके हैं अभी। कुल वनावरण, यूपी की बात हो रही है। यूपी में कुल वनावरण 15,045 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.24% है। कुल वृक्षावरण कितना है, 8,950। तो लगभग 15 का आधा कर देना, या फिर कहें कि 1,000 ज़्यादा, 9,000, तो वो है वृक्षावरण। तो वनावरण हो गया 6.24, और यूपी में वृक्षावरण 3.27। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल वनावरण और वृक्षावरण, कुल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर निकल आएगा, जो कि है 9.96%। यूपी के जिलों को देख लें तो सर्वाधिक वनावरण एरिया के हिसाब से सोनभद्र में है, दूसरा स्थान लखीमपुर खीरी का है। न्यूनतम वनावरण एरिया के हिसाब से भदोही, जिसको संत रविदास नगर भी कहते हैं, दूसरा स्थान मऊ का। सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज की बात करें तो सोनभद्र, दूसरा स्थान चंदौली का, और न्यूनतम संभल, दूसरा स्थान भदोही या फिर संत रविदास नगर। तो यहाँ पर देखिए सोनभद्र, चाहे एरिया की बात हो चाहे परसेंटेज की बात हो, दोनों ही मामलों में सर्वाधिक वनावरण सोनभद्र में है, याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने वन स्थिति रिपोर्ट को भी कवर कर लिया है। अब जनगणना को देख लेते हैं। आंकड़े 2011 के हैं। जनसंख्या भारत की कितनी है, 121, 1210 मिलियन, ठीक है। और 10 की वृद्धि कितनी है, 17.7%। यार इसको बढ़ा दिया जाए। 1210 मिलियन जनसंख्या है, 10 की वृद्धि 17.7%, मतलब 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है। वार्षिक वृद्धि 1.64%। जनघनत्व कितना है भारत का, 382। लिंगानुपात 943। शिशु लिंगानुपात 919। अब पूछ लिया जाए कि शिशु लिंगानुपात में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल किए जाते हैं, तो 0 से 5 नहीं, 0 से 6 वर्ष के, ये भी याद रखिएगा। भारत की साक्षरता दर 73, याद रखिएगा। इसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9, महिला साक्षरता दर 64, महिला की सबसे कम, फिर पूरे भारत की 73, 64, 73, फिर 80, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। भारत की शहरी जनसंख्या 31.2%, एकदम हूबहू याद कर लेना। बची हुई जो जनसंख्या होगी वो ग्रामीण कहलाएगी, जो कि 68.2% है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश अग्रणी है, पहले स्थान पे, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार और चौथा है पश्चिम बंगाल। लिंगानुपात की बात करें तो 1951 में सर्वाधिक रहा है 946, 2011 में 943 है, ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्टेटमेंट बनाते कि किस वर्ष, या फिर कहें कि 1951 में लिंगानुपात सबसे कम रहा है या सर्वाधिक रहा है, तो होगा सर्वाधिक। केरल, एक बात और बता दें, जनगणना पर एक वीडियो जो है वो बनाई गई है, यूपी की जनगणना पर भी एक वीडियो है, देख लेना, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उसको देख लोगे ना तो भूलोगे नहीं। साक्षरता दर केरल में सर्वाधिक है, फिर मिजोरम दूसरे स्थान पर, गोवा तीसरे स्थान पर और त्रिपुरा चौथे स्थान पर है। केरल वाली याद रखिएगा 94%, मिजोरम की 91.3%। और अभी हाल फिलहाल में हम लोग कार्यात्मक साक्षरता को भी देख चुके हैं, पहली क्लास में हम लोगों ने अच्छे से उसको समझा था। जनसंख्या घनत्व की बात करें या जनघनत्व की बात करें तो सर्वाधिक बिहार में है, ठीक है। बच्चे भी ज़्यादा पैदा करते हैं, एरिया है कम, प्रजनन दर भी बिहार में ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि जनघनत्व यहाँ पर ज़्यादा होगा, 1106। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल 1028, तीसरे स्थान पर केरला है 860, चौथा स्थान हमारे उत्तर प्रदेश का है 829। यूपी वाला भी याद रखिएगा। भारत का 382 है। न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश
दूसरे स्थान पर मिजोरम 52, अरुणाचल प्रदेश में है 17। फिर जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों को देख लेते हैं, तो दिल्ली में सर्वाधिक है और उसके पास ही है यूटी चंडीगढ़। तो दिल्ली चंडीगढ़ पहले और दूसरे स्थान पर है। पुदुचेरी नीचे है एकदम, तो ये तीसरे स्थान पर है। न्यूनतम साक्षरता की बात करें, अब थोड़ा अनुमान भी लगा सकते हो यार, लक्षद्वीप में तो नहीं कोई रहने जाएगा जल्दी, अंडमान निकोबार में भी नहीं जाएगा, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जनघनत्व तो कम ही होगा। तो दिल्ली चंडीगढ़ पुदुचेरी, दिल्ली के बाद उसका पड़ोसी चंडीगढ़, फिर एकदम दक्षिण भारत में पुदुचेरी। न्यूनतम साक्षरता बिहार में पढ़े लिखे लोग कम हैं, एरिया कम है, पढ़े लिखे कम हैं तो सेक्स जो प्रजनन दर है वो अधिक है, एरिया कम है तो जनघनत्व भी ज़्यादा है। जनघनत्व भी ज़्यादा है, पढ़े लिखे कम हैं तो साक्षरता भी ना के बराबर हो गई, न्यूनतम साक्षरता हो गई। या फिर ऐसे रखिए कि न्यूनतम साक्षरता है इसीलिए प्रजनन दर ज़्यादा है और इसीलिए जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक है और इसीलिए इसको बीमारू राज्य भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, नीचे से न्यूनतम साक्षरता की बात हो रही है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो लक्ष्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप पहले स्थान पर है, दमनदीप दूसरे स्थान पर है। हालांकि अब दमनदीप और दादर नगर एक कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर 2011 की बात हो रही है। तो उस यूटी की साक्षरता सर्वाधिक होगी जहाँ लोगों के पास एक लक्ष्य होगा, लक्ष्य स्पष्ट होगा, मतलब लक्षद्वीप। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य, केरला, ठीक, सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, साक्षरता सर्वाधिक है। अब साक्षरता सर्वाधिक है तो स्त्री पुरुष में भेद कम होगा, भ्रूण हत्या कम होगी, जिससे लिंगानुपात बढ़ जाएगा। लिंगानुपात होता क्या, 1000 जो महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक, ये भी याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के फंसा सकता है। तो केरला में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, 1084, याद रखिएगा। दूसरा स्थान तमिलनाडु का, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। कैसे याद रखना है लिंगानुपात, ऐसे केरला से शुरू करिएगा, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, ऐसे चलिएगा यूँ। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है, फिर जम्मू कश्मीर में है, फिर सिक्किम में। हरियाणा में 879 है, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात यूटीज की बात हो रही है तो पुदुचेरी में है, फिर लक्षद्वीप में है। तो इस तरह से हमने जनगणना के भी महत्वपूर्ण पॉइंट देख लिए। तो अब जो है आपकी आर्थिकी पूरी की पूरी समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों तक शेयर करना। PDF चाहते हो तो इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे श्याम, सीताराम।